नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ए कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको डॉक्टर निमरा सुंडा जी ने लिखा है। इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हार्टिकल्चर में फ्रूट प्रोडक्शन में आंवला और ग्रेप के फ्रूट प्रोडक्शन के बारे में। आंवला और ग्रेप के बारे में जो कुछ भी इस बुक में लिखा है इसके बारे में हम खूब डिटेल में समझेंगे। कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं इसको समझेंगे, किसकी वजह से लगती हैं उसको समझेंगे, उनके साइंटिफिक नेम क्या है उसको समझेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि कौन कौन से इसमें इंसेक्ट लगते हैं और इसके प्रोडक्शन में और कौन से कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं आंवला के बारे में। आंवला जो होता है इसका जो साइंटिफिक नेम या बोटेनिकल नेम की अगर हम बात करें तो आंवला का जो बोटेनिकल नेम होता है वो क्या होता है, इम्बिलिका ऑफिसिनेलिस। याद रख लेना, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। इम्बिलिका मतलब इमली नहीं होता है, कई लोग इम्बिलिका से इमली में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इम्बिलिका ऑफिसिनेलिस किसका साइंटिफिक नेम है, ये है आंवला का साइंटिफिक नेम। इसके बाद अगर हम इसकी फैमिली की बात करें तो इसकी फैमिली है यूफोरबिएसी। यूफोरबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। आंवला का जो फ्रूट टाइप होता है वो कैप्सूल टाइप होता है, ठीक। इट इज आल्सो नोन एज इंडियन गूसबेरी। आंवला को इंडियन गूसबेरी के नाम से भी जाना जाता है और यह एक तरीके का इंडिजिनियस फ्रूट होता है। इंडिजिनियस फ्रूट का मतलब होता है स्वदेशी फ्रूट होता है। प्रोपोगेशन बाय पैच बडिंग इज इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में जो आंवला होता है इसके अगर हम प्रोपोगेशन की बात करें तो ये पैच बडिंग के थ्रू होता है। पैच बडिंग होता कैसे है, देखो एक बार मैं समझा देता हूँ। मान लो कि ये स्टेम है, ठीक। अभी इस स्टेम में क्या किया जाएगा, इतना पैच निकाल लिया जाएगा काट के। इतना पैच निकाल लेने का मतलब थोड़ा सा छिलका ऊपर का और अंदर का थोड़ी सी जो लकड़ी होती है जिसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं उसको निकाल लेंगे। दोनों निकाल के फिर इसी तरीके का एक कोई बड ले लेंगे जिसमें एक छोटी सी कलिका हो और वहाँ भी ऐसे ही एक कट लगा के उसको दूसरे पौधे से निकाल लेंगे। फिर उसको लाके यहाँ पर लगा देंगे और फिर उसके बाद चारों तरफ से पन्नी से बांध देंगे। ये कलिका बाहर ही ऐसे निकली रहेगी। तब बाद में ये कलिका क्या हो जाएगी, ऐसे करके निकल जाएगी और एक नया पौधा डेवलप कर देगी। तो इसी तरीके की जब हम बडिंग करते हैं तो इसको बोलते हैं पैच बडिंग। तो पैच बडिंग आंवला में किया जाता है नॉर्थ इंडिया में। आंवला फ्रूट कंटेंस विटामिन सी 600 मिलीग्राम आउट ऑफ 100 ग्राम। मतलब आंवले के फ्रूट में विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है और विटामिन सी जो होता है वो हमारी बॉडी में रोग प्रतिरोधी क्षमता को विकसित करता है। मतलब कि अगर हमको कोई बीमारी होगी तो उसके प्रति लड़ने की जो हमारी क्षमता है वो बढ़ जाएगी। इसमें कितना पाया जाता है, अगर हम 100 ग्राम आंवला का उपयोग कर रहे हैं तो 100 ग्राम आंवला में लगभग 600 मिलीग्राम के आसपास विटामिन सी पाया जाता है। लार्ज साइज साउंड फ्रूट्स आर मोस्टली यूटिलाइज फॉर प्रिजर्वेशन एंड कैंडी। जो बहुत बड़े बड़े साइज के आंवला होते हैं जो काफ़ी अट्रैक्टिव टाइप के लगते हैं, देखने में सुंदर सुंदर आंवला होते हैं, उनको फ्रूट प्रिजर्वेशन के लिए यूज करते हैं। उसमें क्या बनाते हैं हम, इसका सबसे अच्छा बनता है कैंडी और मुरब्बा जिसको हम बोलते हैं, ये बनाया जाता है। काफ़ी अच्छा बनता है आंवले का मुरब्बा। इसको खाने से हमारी जो विटामिन सी की कमी है वो पूरी होती है और उसके बाद जो बाल की समस्याएं हैं ये भी काफ़ी हद तक दूर होती हैं। बाल का पकना हो गया जिससे बाल जो सफ़ेद हो जाते हैं उसकी समस्या, और जो बाल हमारे टूट के गिर जाते हैं इनकी समस्या से काफ़ी हद तक निजात मिलती है। तो इस वजह से इसको यूज किया जाता है। इसके साथ साथ जो छोटे छोटे जो बच जाते हैं, जो छोटे वाले आंवले होते हैं, मतलब जो काफ़ी छोटे होते हैं, थोड़ी ऐसे बोल सकते हो इन्फीरियर क्वालिटी के होते हैं, उसमें क्या करते हैं, उसको लेकर चूरन बनाया जाता है जिस चूरन को एक पाचक तरीके से यूज किया जाता है। मतलब खाना खाओ और उस चूरन को खाओ तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सही हो जाता है। अगर हम वैरायटी की बात करें तो कुछ वैरायटी हैं। इसमें से सबसे अच्छी जो वैरायटी है वो है बनारसी, अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है और मुरब्बा बनाने के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। उसके बाद जो कंचन है ये एक रेगुलर बियरिंग वैरायटी होती है जिसको हम नरेंद्र आंवला 4 के नाम से जानते हैं। NA4 का मतलब है नरेंद्र आंवला 4। इसको नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से निकाला गया है
इसके बाद जो है अगली वैरायटी वो है चकिया, अल्टरनेट बेयरिंग फ्री फ्रॉम फ्रूट नेक्रोसिस। ये जो चकिया वैरायटी है ये अल्टरनेट बेयरिंग टाइप की होती है और इसमें फ्रूट नेक्रोसिस नहीं लगता है, मतलब फ्रूट नेक्रोसिस वाली जो बीमारी है ये चकिया वाले जो वैरायटी है इसमें नहीं लगता है। अब एक बार ध्यान से समझना, इसमें एक आ रहा है रेगुलर बेयरिंग और एक आ रहा है अल्टरनेट बेयरिंग। तो जो मैंने अभी मैंगो पढ़ाया है उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया था कि ये अल्टरनेट बेयरिंग क्या होता है और रेगुलर बेयरिंग क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। अल्टरनेट बेयरिंग में क्या होता है कि एक साल तो फल लगता है, उसके अगले साल फल नहीं लगेगा, फिर उसके अगले साल लगेगा। मतलब कहने का ये है कि एक साल फल लगेगा और एक साल फल नहीं लगेगा। इस तरीके से अल्टरनेट ईयर पर बेयरिंग होती है, मतलब फल लगते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं अल्टरनेट बेयरिंग। और जो रेगुलर बेयरिंग होती है उसमें हर साल फल लगते हैं। तो ये रेगुलर बेयरिंग और अल्टरनेट बेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर इसके बाद है हाथी झूल। हाथी झूल भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। ये सफ़र्स फ्रॉम फ्रूट नेक्रोसिस आल्सो नेम एज फ्रांसिस। इसको जो हाथी झूल वैरायटी है इसको फ्रांसिस नाम से भी जाना जाता है और इसके अंदर नेक्रोसिस वाली प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्रोसिस जो बीमारी होती है इस हाथी झूल यानी कि फ्रांसिस में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। अभी नेक्रोसिस क्या होता है इसको अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। सिम्टम कैसे होता है ये भी आप ध्यान से देखेंगे कि किस तरीके का सिम्टम दिखता है। तो ये सभी चीज़ें आप देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रूट रस्ट। फ्रूट रस्ट जो होता है ये एक ऑर्गेनिज्म के थ्रू लगता है। उस ऑर्गेनिज्म का नाम है राविनेलिया एम्बिलिका। क्या है? राविनेलिया एम्बिलिका। इट इज ए सीरियस डिजीज इन आंवला। आंवला में लगता है। इस तरीके की डिजीज देखने को मिलती है रस्टिंग। इसमें क्या हो जाता है कि हल्के से ब्लैकिश ब्राउन कलर का रस्ट होता है, चूरन टाइप का होता है जो कि आंवले के ऊपर चिपक जाता है। और इसी तरीके की रस्टिंग लाल लाल पैच पड़ जाता है पत्तियों पर। आंवले की पत्तियों पर अगर आप देखेंगे तो ध्यान से, तो आपको जो आंवले की पत्तियां हरी होती हैं उस पर हल्का हल्का रेड कलर का उस पर रस्ट देखने को मिलता है। तो इसी को बोलते हैं रिंग रस्ट। ये किसकी वजह से फैलता है? ये फैलता है राविनेलिया एम्बिलिका। एम्बिलिका से याद कर सकते हैं कि हाँ ये आंवला में लगने वाली कोई बीमारी है। ठीक। इसके बाद होता है फ्रूट नेक्रोसिस। फ्रूट नेक्रोसिस में जो इसकी स्किन होती है फ्रूट की वो इस तरीके से हो जाती है, उसमें नेक्रोसिस इफेक्ट आ जाता है। इस तरीके का वो इफेक्ट देखने को मिलता है। तो क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं फ्रूट नेक्रोसिस। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर बोरान की डेफिशिएंसी पाई जाती है और फ्रांसिस जो वैरायटी है इससे काफ़ी ज़्यादा सफ़र करती है। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि फ्रांसिस वैरायटी जिसको हम हाथी झूल के नाम से भी जानते हैं, ये वैरायटी ये जो बोरान डेफिशिएंसी है इसके प्रति काफ़ी ज़्यादा ससेप्टेबल होती है, काफ़ी ज़्यादा बीमारी इसके अंदर लगती है। इसके बाद हम बात करें इसके अंदर लगने वाला जो पेस्ट है वो है बार्क ईटिंग कैटरपिलर। आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो आंवला में एक बार्क ईटिंग कैटरपिलर लगता है। इसमें क्या होता है कि ये जो कैटरपिलर होती है ये आंवला का जो मेन स्टेम होता है उसके बार्क को खाती है, बार्क को खा खा के गिराती है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आंवला का जो ऊपरी बार्क होता है यानी कि ऊपरी जो छिलका होता है आंवला के मेन स्टेम का, उसमें क्या होता है कि आपको चूरन दिखेगा। जो लार्वा जो खा के गिराते हैं, जो कैटरपिलर खा खा के गिराए रहते हैं वो दिखेगा। और उसी में लार्वा के जो कैटरपिलर के जो एग्स होते हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि कैटरपिलर जब आंवले के छिलके को खाता है तो आंवले के छिलके को खाता है और खा के फिर उसका एक्सक्रीटा जो होता है वो बाहर निकालता है। और उसी एक्सक्रीटा में जो इस कैटरपिलर होते हैं इनके एग भी पड़े रहते हैं। वो एक बंच टाइप में ऐसे लंबा सा ऐसे करके निकालते हैं, आपको ऐसे चूरन जैसा दिखेगा। ठीक। ये क्या बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ये पूरे तरीके से जो आंवला का मेन स्टेम होता है वो बहुत ज़्यादा डैमेज कर देते हैं। मेरे घर पे एक आंवला था तो उस पर बार्क ईटिंग कैटरपिलर का बहुत ज़्यादा प्रकोप था और अंततः गत्वा हुआ क्या कि वो ख़राब हो गया। और थोड़ा ख़राब उसको थोड़ा रोका इस वजह से नहीं गया क्योंकि वो ऐसा था कि उसमें फल नहीं लगते थे। वो ऐसा था कि वो मेल डोमिनेंट प्लांट था।
इसमें ये होता है कि मेल और फीमेल अलग अलग पौधे पे होते हैं, तो वो थोड़ा सा मेल डोमिनेंट प्लांट था, उस पर आंवला लगता नहीं था, तो इसी वजह से हम लोगों ने उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर वो बाद में ख़राब हो गया। तो वो किस वजह से हुआ था? बार्क ईटिंग कैटरपिलर की वजह से होता। और ये हुआ जो था बार्क ईटिंग कैटरपिलर, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है इंडरबेला क्वार्डिनोटाटा। क्या है? इंडरबेला क्वार्डिनोटाटा जो है वो बार्क ईटिंग कैटरपिलर का साइंटिफिक नेम है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि क्या नाम है। इंडरबेला क्वार्डिनोटाटा इसका जो है इंसेक्ट का ये साइंटिफिक नेम है। इसके बाद अब हम बात करेंगे ग्रेप के बारे में। ग्रेप काफ़ी एक अच्छा फ्रूट होता है। इसका जो फ्रूट होता है वो डेसिडुअस, इसका जो प्लांट होता है वो डेसिडुअस नेचर का होता है। इसमें हार्डवुड कटिंग लगाते हैं। साउथ इंडिया में इसमें साल भर में 2 बार प्रूनिंग करते हैं, नॉर्थ इंडिया में 1 बार प्रूनिंग करते हैं। एक फॉरवर्ड प्रूनिंग होता है, एक बैकवर्ड प्रूनिंग होता है। फॉरवर्ड प्रूनिंग होता है फल आने से पहले एक प्रूनिंग करते हैं, फल आने से कुछ 15-20 दिन पहले अगर प्रूनिंग करते हैं फूल आने से, तो उसको हम फॉरवर्ड प्रूनिंग बोलते हैं। और फल के हार्वेस्टिंग के बाद या हार्वेस्टिंग के टाइम पर जो प्रूनिंग करी जाती है उसको हम बैकवर्ड प्रूनिंग बोलते हैं। ये सब चीज़ें आपका ग्रेप से काफ़ी ज़्यादा संबंधित है। और इसमें एक ट्रेनिंग सिस्टम होता है, जो इसकी लताएँ होती हैं उसको किस तरीके से ट्रेन किया जाए, खेत में किस तरीके से फैलाया जाए कि जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिल सके। तो ये सब चीज़ें हम डिटेल में इसमें समझेंगे जो आपके ये ग्रेप फ्रूट है। ग्रेप के अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें या फिर बोटेनिकल नेम की बात करें, तो ग्रेप का जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है विटिस वेनिफेरा। क्या होता है? विटिस वेनिफेरा। इसकी फैमिली क्या होती है? बीटेसी। आपने एक विटीकल्चर नाम सुना होगा। विटीकल्चर में क्या होता है कि ग्रेप का प्रोडक्शन किस तरीके से किया जाए और कैसे अच्छे से अच्छी क्वालिटी का अल्कोहल बनाया जाए, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया जाता है। तो पूरा एक सब्जेक्ट ही है, जैसे हार्टिकल्चर है, पोमोलॉजी है, ओलरी कल्चर है, उसी तरीके से एक अलग से सब्जेक्ट ही बना दिया गया है ग्रेप के ऊपर स्टडी करने के लिए, और उस सब्जेक्ट का नाम है विटीकल्चर। आइडियल टाइम फॉर प्लांटिंग अनरूटेड ग्रेप कटिंग इज अक्टूबर। अक्टूबर का जो महीना होता है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है ग्रेप के प्लांटिंग के लिए। क्यों? क्योंकि अक्टूबर के महीने के आसपास में क्या होता है, ये डेसिडुअस नेचर का होता है, तो उसी महीने के आसपास ये अपनी पत्तियां गिराना शुरू कर देता है। तो जो डेसिडुअस नेचर के होते हैं, इसको मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि डेसिडुअस नेचर के जो प्लांट होते हैं उनको हम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आसपास में लगाते हैं, क्योंकि उस समय ये विंटरिंग में चले जाते हैं। इनकी जो ग्रोथ होती है काफ़ी ज़्यादा रुक जाती है, तो जिससे इनकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। और जब किसी पौधे के न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कम होती है तभी हम उसको एक जगह से दूसरी जगह पर आराम से ले जाके ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और अगर इसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, हमने इसकी जड़ों को डिस्टर्ब कर दिया, एक जगह से दूसरी जगह ले गए, तो उनको कुछ दिन तक सही से मिलेगा नहीं न्यूट्रिएंट, तो वो डेड हो जाएंगे, सूख जाएंगे। इसी वजह से वी हैव टू इंश्योर दैट द ट्रांसप्लांटिंग टाइम ऑफ deciduous plants आर शुड बी डन इन द मंथ ऑफ विंटर। बोले तो ऑनसेट ऑफ विंटर, अक्टूबर नवंबर में करते हैं। रूटेड कटिंग आर प्लांटेड इन जनवरी और फरवरी। जो रूटेड कटिंग होती हैं उनको हम करते हैं जनवरी और फरवरी में करते हैं। बात समझना, अनरूटेड और रूटेड की बात हो रही है। अनरूटेड में क्या होता है कि बिना रूट डेवलप कराए अगर हम कटिंग करते हैं, जैसे अगर हम हार्डवुड कटिंग या सेमी हार्डवुड कटिंग लगाते हैं, तो हमने क्या किया कि हार्डवुड कटिंग मदर प्लांट से काट लिया कोई एक अच्छी सी ब्रांच और उसको लेके गए मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट करके लगा दिया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो हमने काट के लगाया है, क्या उसमें रूट निकली थी? नहीं निकली थी, क्योंकि मैंने तुरंत काटा, तुरंत जाके लगा दिया। अब वहाँ जाएगा, वो लग जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे वहाँ रूट डेवलप होगी, तब पौधा बनेगा। जैसे गुलाब की कटिंग लगाते हैं, तो वो क्या है? अनरूटेड टाइप की कटिंग है। ठीक, अब अनरूटेड टाइप की कटिंग है तो उसको हम थोड़ा सा पहले लगाएंगे, क्योंकि जब थोड़ा सा पहले लगेगा तब उसमें पहले रूट डेवलप होगी, फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे वो एक पौधे के रूप में फिर विकसित होगा। वहीं अगर हम ऐसी कटिंग की बात करें जो रूटेड कटिंग होती है, रूटेड कटिंग में आपका आता है लेयरिंग, माउंड लेयरिंग, स्टूल लेयरिंग, एयर लेयरिंग, ये सभी चीज़ें आती हैं। क्योंकि कटिंग तो इसमें भी करते हैं, काट के निकाल के ले जाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि पहले रूट को डेवलप करा लेते हैं, मेन प्लांट पे ही रूट को डेवलप करा लेते हैं, फिर काट के ले जाते हैं। जैसे
अगर हमने एयर लेयरिंग करी है तो जब एयर लेयरिंग में जड़ निकल आती है बाकायदा, तो फिर क्या करते हैं, उसको काट लेते हैं मदर प्लांट से और काट के तब ले जाके मेन फील्ड में लगाते हैं। तो अगर रूटेड कटिंग हम यूज कर रहे हैं, जैसे एयर लेयरिंग है या फिर माउंड लेयरिंग है, स्टूल लेयरिंग है, इस तरीके की अगर हम लेयरिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम कब करेंगे, इसको जनवरी और फरवरी में करेंगे। वहीं अगर हम कब कर रहे हैं, अनरूटेड कटिंग की बात कर रहे हैं। अनरूटेड कटिंग का मतलब अगर हम हार्डवुड कटिंग लगा रहे हैं सीधे सीधे, तो उसमें हम कब, किस सीजन में करेंगे, किस मंथ में करेंगे, अक्टूबर में करेंगे। ठीक। ग्रेप जो है वो डेसिडुअस क्रॉप होती है। डेसिडुअस क्रॉप ऐसे होती है कि साल भर में एक सीजन में, ज़्यादातर ठंडियों के सीजन में, ये पौधे क्या करते हैं, अपनी पत्तियां सब गिरा देते हैं। इनके पौधे में जितनी भी पत्तियां होंगी ये सब गिरा देंगे और ठंडियों में ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं। ऐसे समझो कि विंटरिंग में चले जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये अपनी जो ग्रोथ होती है, वो डेवलपमेंट होती है, वो बिल्कुल रोक देते हैं। इनके अंदर फोटोसिंथेसिस भी बहुत नाम मात्रा में होती है, रेस्पिरेशन भी थोड़ा कम हो जाता है। बस ऐसे समझो कि ये जीवित भर रहने के लिए ऐसा करते रहते हैं, अपने मेटाबॉलिज्म बढ़ाए रहते हैं कि जिससे ये जीवित रह पाए, डेड ना हो। बाकी इनमें ज़्यादातर जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो काम है वो सब रुका रहता है। तो ये कैसे होते हैं, डेसिडुअस प्लांट होते हैं। बाहर से देख के हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि साल में ये ठंडियों का जब सीजन आता है तो उसमें ये अपनी पूरी पत्तियाँ गिरा देते हैं। तो देखने में ऐसा लगता है कि जैसे अब ये पौधा सूखने वाला है। अगर हम प्रोपोगेशन की बात करें तो इसमें हार्डवुड कटिंग, जैसे मैं बार बार बोलते आ रहा हूँ, तो हार्डवुड कटिंग लगाते हैं। इसके बाद इसमें पैच बडिंग भी करते हैं और दूसरे भी तरीके हैं जिससे इसकी हम क्या करते हैं, प्लांटिंग कर सकते हैं। इसमें एक वैरायटी है ग्रेप में, वैरायटी का नाम है थॉमसन सीडलेस। काफ़ी अच्छी वैरायटी है और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसको ग्रो करा जाता है। अगर हम अंगूर की बात करें तो अंगूर में ग्रो होने वाली जो सबसे ज़्यादा ग्रो करी जाने वाली वैरायटी है वो है थॉमसन सीडलेस। नियर अबाउट 55% एरिया में इसको ग्रो किया जाता है। पूरे भारत में अगर 100 हेक्टेयर पर अंगूर की खेती हो रही है तो उसमें से 55 हेक्टेयर में केवल और केवल जो थॉमसन सीडलेस वैरायटी है इसकी कल्टीवेशन करी जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रेनिंग सिस्टम ऑफ ग्रेप्स व्हिच इज मोस्टली अडॉप्टेड इन इंडिया। इंडिया में जो, क्योंकि देखो जो अंगूर होता है वो लता वाला प्लांट है, इसके अंदर वाइन्स होती हैं, ठीक, ढेर सारी लताएं निकली होती हैं। तो इनकी लताओं को जो ट्रीट किया जाता है, ट्रेनिंग किया जाता है कि एक अच्छे तरीके से एक सिस्टम में जो लताएं हैं वो फैलें। तो उसमें एक सिस्टम होता है बावर सिस्टम। इसी सिस्टम का ज़्यादातर यूज करते हैं। तो इस बावर सिस्टम में क्या होता है कि जैसे आप एक स्ट्रक्चर ये देख रहे हैं, एक मंडप जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे हम लोग शादी में क्या होता है, जो मंडप बनाया जाता है उसी तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया जाता है, पूरे अपने खेत में फैला देते हैं। फिर क्या करते हैं कि बीच बीच में हम क्या करते हैं कि ये जो स्टेम, ये क्या कहते हैं, जो सपोर्ट दिया रहता है, आयरन रॉड का सपोर्ट हो सकता है, लकड़ी का सपोर्ट हो सकता है, जिस चीज़ का भी सपोर्ट हो, तो उसी सपोर्ट के थोड़े से बगल में हम क्या करते हैं कि पौधा लगा देते हैं। जैसे देखो ये वाला सपोर्ट है, इसके जस्ट बगल में ये पौधा लग गया है। अब क्या किया जाएगा कि इसी पौधे, इसी सपोर्ट के साथ में, इसी की मदद से ये जो पौधा है इसको ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। अब जब ये ऊपर पहुंच जाएगा तो ऊपर इसको ऐसे फैलाया रहते हैं, तार का एक जाल बना होता है, नेट बना होता है बाकायदा, उसी पर क्या करते हैं कि इस लता को फैला देते हैं। तो ये सिस्टम को हम बोलते हैं बावर सिस्टम। ऐसे लगता है कि जैसे जो छत होती है हमारी, उसी तरीके से एक छत बन जाती है इन लताओं से। जब लताएं बहुत ढेर सारी अच्छे से फैल जाती हैं तो जो खेत होता है वो नीचे थोड़ा सा छांव भी रहता है। तो छांव रहने की वजह से क्या होता है कि जब वहाँ सनलाइट नहीं जाएगी तो जो वीड का ग्रोथ होता है वो भी नहीं होगा। और इसके साथ साथ जो इंटर कल्टिवेशन ऑपरेशन करने पड़ते हैं, जैसे निकाई, गुड़ाई, जुताई, सिंचाई, कोई इंसेक्टिसाइड डालना है या पेस्टिसाइड डालना है, ये सब चीज़ें हम नीचे आराम से कर पाएंगे क्योंकि हमारी लताएं ऊपर फैली रहेंगी। और लताओं के लिए ये फ़ायदा होता है कि क्योंकि ये ऊपर फैली हैं तो एक बराबर से फैल जाती हैं और इनको सनलाइट भी बराबर मिलता रहता है। ज़मीन पे क्योंकि सनलाइट जाएगा नहीं तो इवापोरेशन का काम भी थोड़ा कम हो जाता है। मतलब हमारे पौधे के लिए पानी की रिक्वायरमेंट थोड़ी घट जाती है, क्योंकि अगर हम एक बार सिंचाई करेंगे तो धूप की वजह से जो पानी उड़ जाता था वो उड़ के जाएगा नहीं, तो हमारा जो मिट्टी है उसमें नमी बहुत दिन तक
स्टोर रहती है। तो इसी वजह से यह सबसे अच्छा सिस्टम माना जाता है अगर हमको अंगूर की ट्रेनिंग करनी है। इसके बाद एलिमेंट दैट इज यूनिवर्सल डिफिशियंट इन ग्रेप। ग्रेप की अगर हम खेती कर रहे हैं तो हमको ये चीज़ इंश्योर करना होगा कि हम अपने खेत में मैग्नीशियम डाल ही दें, क्योंकि मैग्नीशियम की यूनिवर्सल डिफिशियंसी पाई जाती है इंडिया में। कोई भी ऐसा खेत नहीं है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर हम अंगूर की खेती कर रहे हों और वहाँ पर मैग्नीशियम की कमी ना हो। तो इसी वजह से अगर हम ग्रेप की खेती कर रहे हैं तो हमको ये इंश्योर करना होगा कि उस जगह पर मैग्नीशियम का उपयोग हम पहले से ही कर दें। इसके अंदर जो एसिड होता है, जो अपना ग्रेप जो हम खाते हैं तो उसमें जो खट्टापन होता है वो एक एसिड होता है जिसको हम बोलते हैं टार्टेरिक एसिड। इसी एसिड की वजह से ग्रेप का जो फ्रूट होता है वो हमको खट्टा मतलब खट्टा लगता है जब हम खाते हैं। इन नॉर्थ इंडिया ग्रेप आर प्रून इन दिसंबर जनवरी। नॉर्थ इंडिया में जो ग्रेप की प्रूनिंग करते हैं वो कब करते हैं? वो दिसंबर और जनवरी के महीने में करते हैं। द केमिकल यूज टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप। हार्वेस्टिंग के बाद जो फ्रूट ड्रॉप होता है, जैसे क्या होता है कि जब हम पौधे को तोड़ते हैं तो क्या होता है कि पूरे बंच को तोड़ लेते हैं। ग्रेप का जो पूरा गुच्छा होता है उस गुच्छे को तोड़ लेते हैं और गुच्छे को तोड़कर फिर हम ट्रे में रखते हैं, फिर उसको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा कि उस गुच्छे में से अंगूर टूट के गिर जाते हैं। तो जो अंगूर टूट के गिर गए रहे होते हैं उनकी जो मार्केट में डिमांड होती है वो कम हो जाती है। तो पोस्ट हार्वेस्ट जो फ्रूट हार्वेस्ट के फ्रूट ड्रॉप होती है उसको रोकने के लिए क्या करते हैं कि हार्वेस्टिंग के बाद नेफ्थलीन एसिटिक एसिड एक आती है, उसी को एक हार्मोन होता है, उसका 50 ppm का सॉल्यूशन बना के क्या करते हैं उसी में हम उसको डिप करा देते हैं उस गुच्छे को। तो जिससे जो फ्रूट हार्वेस्ट का जो ड्रॉप है हार्वेस्टिंग के बाद जो गुच्छे से टूट के गिर जा रहा था अंगूर वो नहीं गिरेगा। इस समस्या से हमसे काफ़ी हद तक निजात मिल जाता है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें, आउटस्टैंडिंग कल्टीवर ऑफ रेजिन डिहाइड्रेटेड ग्रेप। अगर हमको रेजिन बनाना है, डिहाइड्रेटेड ग्रेप बोले तो किशमिश बनाना है, जिसको हमारे यहाँ मुनक्का भी कहते हैं, जो सूखा सूखा ग्रेप होता है, उसको बनाने के लिए अगर हम बात करें तो एक होता है किशमिश वैली। काफ़ी अच्छा कल्टीवर है, काफ़ी अच्छी वेराइटी मानी जाती है। इसको क्या करते हैं हम ज़्यादातर ग्रो करते हैं। नाम इसका क्या है? किशमिश वैली। किशमिश वैली काफ़ी अच्छी वैरायटी मानी जाती है अगर हमको क्या बनाना है, रेजिन बनाना है, किशमिश बनाना है या फिर मुनक्का बनाना है। रेजिन, किशमिश, मुनक्का सब एक ही चीज़ होती है। ये एक तरीके का ड्राई फ्रूट होता है जो कि अंगूर से बनाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें वैरायटीज़ की तो इसमें अर्का, तृष्णा और सोमा वैरायटी है जो कि वाइन पर्पज के लिए होती है, जिसको वाइन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद फिर एक वैरायटी है दिलखुश वैरायटी। अर्का हंस वैरायटी है, ये वाइट वाइन की वैरायटी होती है। फिर अर्का कंचन है, ये एक लेट मैच्योरिंग वैरायटी है। थॉमसन सीडलेस, ज़्यादातर इसको ग्रो करा जाता है। और मस्कट जो वैरायटी है वो कलर्ड सीडेड वैरायटी है। जो आपने कलर वाला एक अंगूर देखा होगा, ब्लैक ब्लैक जो अंगूर आता है वो मस्कट वैरायटी का होता है और इसके अंदर छोटे छोटे सीड भी पाए जाते हैं। वैसे ढेर सारी वैरायटी होती हैं जिसमें वाइट वाले अंगूर होते हैं जिसको हम, और एक ग्रीन अंगूर, एक ब्लैक अंगूर होते हैं, एक कलर होते हैं और एक कलरलेस होते हैं। इसको मैंने बहुत डिटेल में आपको इंस्टेंट हार्टिकल्चर में पढ़ाया है। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो आप इंस्टेंट हार्टिकल्चर से ज़रूर पढ़ लीजिए, वहाँ पर मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। हर एक फसल को ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में मैंने वहाँ पर पढ़ाने का प्रयास करा है। तो अगर आपको यहाँ पर कम चीज़ें लग रहा है तो आप वहाँ से एक बार और देख लीजिए, तो आपको जो कंटेंट है वो थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ में आ भी जाएगा। इसके बाद है पार्लेट और एक अच्छी वैरायटी का नाम है अनाब ए शाही। तो ये सब जो कुछ वैरायटीज़ हैं ये सब ग्रेप की वैरायटीज़ हैं जो कि इंडिया में ग्रो करी जाती हैं। एक रिक्वेस्ट आपसे है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जो चैनल में सब्सक्राइब और नॉट सब्सक्राइब का रेशियो है वो 30 और 60 का है। मतलब कि ज़्यादातर लोग देख लेते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को। केवल 30% ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और मेरी वीडियो देखते हैं। बाकी 70% ऐसे लोग हैं जो केवल वीडियो को देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप इतना मदद तो मेरी कर ही सकते हैं। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं। ग्रेप का जो डिजीज़ होती है, ग्रेप में कौन कौन सी डिजीज़ लगती है? ग्रेप में 2 डिजीज़ लगती है काफ़ी ज़्यादा
हार्मफुल डिजीज़ होती है। कौन कौन सी? एक तो डाउनी मिल्ड्यू होती है और एक होती है पाउडरी मिल्ड्यू। तो जो डाउनी मिल्ड्यू डिजीज़ है ये भी फंगस की वजह से होती है और पाउडरी मिल्ड्यू है ये भी फंगस की वजह से होती है। तो डाउनी मिल्ड्यू में क्या होता है, इस फंगस का नाम है प्लाज्मोफोरा विटिकोला। प्लाज्मोफोरा विटिकोला जो है ये काफ़ी मेजर डिजीज़ होती है। डाउनी मिल्ड्यू में इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा पत्तियों के ऊपर। इसमें जो फंगस होता है पत्तियों के नीचे डेवलप हो जाता है और पत्तियों के ऊपर इस तरीके से हल्का सा येलोइश कलर का स्पॉट देखने को मिलने लगता है। ये क्या होता है, डाउनी मिल्ड्यू का सिम्टम होते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू में क्या होता है, ऐसा लगता है जैसे पत्तियों के ऊपर किसी ने पाउडर छिड़क दिया है, उस तरीके से सिम्टम देखने को मिलते हैं। ये किसके वजह से होता है, एरेस्फीवीटी होती है। ये एक तरीके का फंगस होता है, इसी की वजह से अपना जो पाउडरी मिल्ड्यू है डिजीज़ ये आपका ग्रेप में देखने को मिलता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में। जो अपना ग्रेप होता है इसमें कुछ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होते हैं। उसमें से सबसे कॉमन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है हैन एंड चिकन डिजीज़ ड्यू टू बोरान डिफिशियंसी। बोरान के डिफिशियंसी की वजह से अंगूर में हैन एंड चिकन डिजीज़ लगती है। तो हैन एंड चिकन डिजीज़ होती कैसी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो आपको ग्रेप दिख रहा है, इस ग्रेप में कोई कोई तो बड़ा सा है, ठीक। ये ग्रेप का जो गुच्छा दिख रहा है इसमें तो कोई कोई तो नॉर्मल सा दिख रहा है, लेकिन कोई कोई आप ध्यान से देखेंगे तो ये सब छोटे छोटे हैं। ऐसा जानते हैं क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो एक ही गुच्छे से लगा हुआ है, तो न्यूट्रिएंट की सप्लाई सब में एक ही जैसे हुई होगी और पानी की भी सप्लाई, मतलब जितनी चीज़ की सप्लाई हो रही है इसके अंदर सब एक ही जैसे हो रही होगी। लेकिन ऐसा क्यों हो गया कि एक अंगूर तो बड़ा हो गया और दूसरा वहीं उसके बगल वाला अंगूर छोटा रह गया। तो इसको मैं बता दूं, ये इस वजह से हुआ, ये हुआ बोरान की कमी से। बोरान की खेत में कमी थी, इसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट की सप्लाई थी वो प्रॉपर हो नहीं पाई और बोरान की कहीं कमी हो गई। जहाँ कमी होगी वहाँ का जो अंगूर है वो छोटा हो गया। तो ये हैन एंड चिकन डिजीज़ किससे संबंधित है, ये आपका जो ग्रेप है उससे संबंधित है। तो इसको आप ज़रूर याद कर लेना कि हैन एंड चिकन डिजीज़ किससे होती है, तो ये ग्रेप में होती है। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक फ्रूट में पढ़ा रहा था, तो उसमें भी एक इसी तरीके का सिम्टम देखने को मिला था। तो मैंने बताया था कि ये हैन एंड चिकन डिजीज़ के तरीके से लगता है। आपको बताना है कि मैंने वो कौन सा फ्रूट पढ़ाया था। ये जो सीरीज चल रही है, इसी सीरीज में मुझे लग रहा है कि अभी 4-6 लेक्चर पीछे मैंने एक क्रॉप पढ़ाई थी, उसमें मैंने बताया था। अब आपको बताना है कि मैंने कौन सी क्रॉप पढ़ाई थी। बेरी एंड ब्लॉसम ड्रॉप इन ग्रेप्स, इम्प्रॉपर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। जो बेरी होता है या ब्लॉसम होता है वो गिर जाता है। गिरता क्यों है, जब उसमें इम्प्रॉपर पॉलिनेशन होता है या फिर फर्टिलाइजेशन होता है। होता क्या है कि जैसे मान लो पूरा एक गुच्छा है अंगूर का, अब अंगूर के गुच्छे में ढेर सारे फ्लावर लगे हैं, इनमें पॉलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। अगर कोई एक ऐसा फूल है जिसमें पॉलिनेशन सही से नहीं हो पाया या फिर उसमें सही से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया, तो क्या उसमें जो बेरी है वो रुकेगी? नहीं रुकेगी। वो बेरी या ब्लॉसम जो है वो धीरे धीरे वो गिर जाएगा। तो वो पौधे में से जो आपका गुच्छा होता है उस गुच्छे में से गिर जाएगा। तो ये क्यों होता है, ये जब इम्प्रॉपर पॉलिनेशन या फिर फर्टिलाइजेशन होता है तब ये सिम्टम हमको देखने को मिलता है। इसके बाद आता है पिंक बेरी फॉर्मेशन। ये हाई टेम्परेचर होता है, जब सडनली टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन होने लगता है, एकाएक गर्मी बढ़ जाती है, तब ये देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ ये जो थॉमसन सीडलेस वैरायटी है जो कि 55% एरिया में ग्रो करी जाती है, तो इसमें ज़्यादा लगता है, ठीक, ज़्यादा कॉमन होता है। इसमें क्या होता है कि बेरी जो बनती है वो पिंक कलर की बनती है। जैसे ये देखो, कुछ बेरी तो ग्रीन कलर की होती है, ये तो नॉर्मल है, लेकिन इसी में कुछ पिंक कलर का बन जाता है बेरी फॉर्मेशन। तो वो हाई टेम्परेचर की वजह से ही देखने को मिलता है। इसके बाद है कॉर्टेक्स इंड रॉट। जब आप अंगूर लाते होंगे तो अंगूर में आपने देखा होगा कि अंगूर का जो गुच्छा होता है तो एक तरफ तो वो गुच्छे से लगा हुआ होता है और उसके दूसरे साइड जो उसका एंड वाला साइड होता है वहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ पर रॉटिंग हो जाती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अंगूर का जो एंड पोर्शन होता है, देखो मान लो मैंने ये अंगूर बना दिया, अब यहाँ से तो ये बंच से अटैच है, ठीक। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ की, ठीक। जैसे आम में लगता है ब्लैक ब्लैक स्पॉट, उसमें भी ब्लैक स्पॉट होता है ना, एंड पे ही लगता है। ईंट भट्टे के आसपास जो होता है खेत, वहाँ पर ऐसा देखने को मिलता है।
सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की जब अधिकता होती है तब ये सब चीज़ें देखने को मिलती है, वो मैंने बताया था। इसमें भी यही होता है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है। हाँ, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से वहाँ भी होता है, लेकिन वहाँ से भी इतने ढेर सारे कारक हैं। तो कैल्शियम की अगर डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा कि इस तरीके से जो ये ब्लैक स्पॉट बन जा रहा है, ये ब्लैक स्पॉट आपको देखने को मिलेगा किसमें, जो ग्रेप का इंड पोर्शन होता है वहाँ पर इस तरीके की रॉटिंग आपको देखने को मिलेगी। तो जिसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स इंड रॉट, ये किसकी वजह से होता है, ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होता है। पिंक बेरी जो फॉर्मेशन होता है वो हाई टेम्परेचर की वजह से होता है। कौन सी वैरायटी में, थॉमसन सीडलेस वैरायटी में। बेरियन ब्लॉसम ड्रॉप जो होता है वो इम्प्रॉपर पॉलिनेशन और इम्प्रॉपर फर्टिलाइजेशन की वजह से होता है। हेन एंड चिकन डिजीज जो होती है वो कब होती है, ये बोरान डेफिशिएंसी की वजह से होती है। तो आई होप आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं इंसेक्ट और पेस्ट के बारे में, कि अपना जो ग्रेप होता है इसमें कौन कौन से इंसेक्ट और पेस्ट लगते हैं। तो इसमें अगर हम इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट इसमें एक लगता है थ्रिप्स, इस तरीके का होता है जिसको हम भुनगा भी बोलते हैं। ये कैसे होता है, इस थ्रिप्स का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है राइफिफोथ्रिप्स क्रंटेटस। क्या होता है, राइफिफोथ्रिप्स क्रंटेटस, इस तरीके का थ्रिप्स होता है। अब आप देख के यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा कि इतना बड़ा सा थ्रिप्स होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पत्तियों पर, जिस पत्ती पर बैठा है उस पत्ती को बहुत ज़्यादा जूम कर लिया गया है, तो ये जूम हो जाने की वजह से इतना बड़ा दिख रहा है, वैसे होता ये बहुत छोटा सा है, ठीक। और ये जब होते हैं जहाँ पर, तो वहाँ पर अकेला नहीं होता, ये झुंड में होते हैं। ये थ्रिप्स क्या होता है, पौधे के जो पत्तियों का जो सेल शेप होता है उसको चूस लेता है, जिससे पत्तियां फिर खराब हो जाती हैं और पत्तियों पे ढेर सारे फंगस का भी अटैक करवा देता है। ये जो डाउनी मिल्ड्यू है ये थ्रिप्स फैला देता है। इट कैन बी मैनेज बाई स्प्रे ऑफ मेलाथियन। मेलाथियन एक दवा आती है, एक पाउडर होता है 50 EC का, और इसी को हम अगर छिड़क देंगे 1 ml पर लीटर के हिसाब से मेलाथियन डाल के, तो हमारी जो थ्रिप्स की प्रॉब्लम है ये काफ़ी हद तक मैनेज हो जाती है। उसके बाद है फ्लिया बीटिल। फ्लिया बीटिल इस तरीके का दिखता है, इसको बोलते हैं स्क्लोडेंट्रा स्ट्राइगी कोलस। क्या होता है, स्केलोडेंट्रा स्ट्राइगी कोलिस, ये होता है फ्ली बीटिल। इट इज़ मैनेज बाई स्प्रे कार्बेलिल 50 WP 2.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ऑर्चर्ड में अगर हम इसको डाल देंगे तो जो फ्ली बीटिल होती है ये हमको नहीं देखने को मिलेगी, तो हमारी जो ग्रेप के फ्रूट होता है वो काफ़ी हद तक सुरक्षित रहेगा। तो आपका जो ग्रेप था और ग्रेप के साथ जो आंवला था ये दोनों आपका ख़त्म हुआ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, आपके जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।